गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का हमारा पहला पॉइंट है 2070 तक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करेगा भारत। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन COP27 में पर्यावरण सुधार की योजना को सार्वजनिक करते हुए 2070 तक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करने का फैसला किया है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है अल्मा एंड ऑस्कर होगी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की उद्घाटन फिल्म। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जिसका आयोजन गोवा के पणजी में किया जाएगा और इस बार का जो आयोजन होगा वह 53वां संस्करण का होगा। विश्व प्रसिद्ध कान फिल्म महोत्सव की रंग की झलक भी दिखेगी। देश और दुनिया के फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर समारोह की उद्घाटन फिल्म होगी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फिल्म कौन सी है? अल्मा एंड ऑस्कर, जो कि 53वें संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन फिल्म होगा और गोवा में ही वर्ल्ड प्रीमियम होगा। स्पेनिश फिल्म निर्माता कार्लोस सौरा को सत्यजीत राय लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा 53वें भारतीय फिल्म समारोह में? तो स्पेनिश फिल्म निर्माता कार्लोस सौरा को सत्यजीत राय लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है लहसुन उत्पादन। लहसुन उत्पादन में चीन को चुनौती देने की तैयारी भारत, यानी कि लहसुन उत्पादन में जो है दुनिया के अग्रणी कंट्री में आता है चीन, और भारत जो है दूसरे नंबर पे स्थान रखता है और तीसरे स्थान पे लहसुन उत्पादन में इंडोनेशिया का स्थान है और लहसुन उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के सिख वॉलेंटियर अमर सिंह को प्रतिष्ठित न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। न्यू वेल्स साउथ ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो भारतीय मूल के सिख वॉलेंटियर अमर सिंह को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्हें यह सम्मान बाढ़, जंगल की आग, सूखा व कोविड महामारी के पीड़ितों को मदद करने के लिए दिया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा कार्नेलिया सोरावजी। कार्नेलिया सोरावजी जो है भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता बनी। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को 30 नवंबर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के लिए कमल को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, एथलीट एल्डोस पाल, अविनाश सावले समेत 25 खिलाड़ियों को इस साल 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं जीवनजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, शुमा सिरूर और सुजीत मान को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जबकि भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड, विमल घोष और राज सिंह को आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में 30 नवंबर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा शरद कमल को, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। हमारा अगला पॉइंट है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनका जन्म स्थान जो है उलीहातू गांव खूंटी जिला में हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। तो अब से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी के वरिष्ठ लेखिका छाया शर्मा को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से हिंदी में किन्हें सम्मानित किया गया? तो छाया शर्मा को। मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में छाया शर्मा को चुनिंदा बाल कहानियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस बार का जो है
हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार यानी कि बाल साहित्य पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाल साहित्य पुरस्कार का आयोजन दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में किया गया था। और हिंदी में किन्हें दिया गया? तो छाया शर्मा को। इस वर्ष बाल साहित्य समारोह में 23 भारतीय भाषाओं के बाल रचनाकारों को पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन आरसिया सतार जो कि अंग्रेजी के लेखिका थीं और ए सेतु माधवन मलयालम लेखक थे, जो किन्हीं कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। और इस प्रकार छाया शर्मा सहित टोटल 21 रचनाकार को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार में जो है विजेता को एक ताम्र फलक मिलता है और इसके साथ साथ 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा, बाल साहित्य में टोटल कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और इसके साथ साथ एक ताम्र फलक प्रदान की जाती है। हमारा अगला पॉइंट है पॉक्सो अधिनियम। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के अधिनियम के रूप में जाना जाता है पॉक्सो अधिनियम। साल 2007 में महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल शोध अध्ययन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक सख्त कानून लागू करने की सिफारिश की गई थी, जो पॉक्सो अधिनियम कहलाया। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन में देश की भागीदारी 20%। पूरी पृथ्वी पर दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन चुका है अमेरिका, जो कि अकेले जो है पूरी दुनिया का 20% कार्बन उत्सर्जन करता है। और दूसरा स्थान रखता है चीन। अमेरिका के बाद चीन जो है 11% के साथ कार्बन उत्सर्जन मामले में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है और 7% के साथ रूस तीसरे स्थान पे है। और वहीं अपना भारत को देखा जाए तो भारत जो है 3.4% के साथ कार्बन उत्सर्जन मामले में विश्व में 7वें स्थान पर है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 का दावा किया गया है कि 2021 में दुनिया का आधा कार्बन उत्सर्जन 3 प्रमुख देशों से हो रहा है, जिसमें चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। यानी कि दुनिया का आधा, पूरे दुनिया का आधा कार्बन उत्सर्जन जो है अकेले जो है अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ मिलकर कर रहा है, जिसमें चीन की भागीदारी जो है 31% है, अमेरिका की भागीदारी 14% और यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी कितना 8%। और ये तीनों मिलकर पूरी दुनिया का 50% कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 63 देशों पर आधारित सूचकांक है और इसमें पहले से 3 स्थान खाली रखा गया, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरे स्थान को अभी तक खाली रखा गया, क्योंकि किसी भी देश ने 1990 की तुलना में उत्सर्जन आधा नहीं किया गया है। और डेनमार्क जो है इस सूचकांक में 4थे स्थान पे और भारत जो है इस सूचकांक में 8वें स्थान पे रहा है। और ईरान जो है इस सूचकांक में सबसे आखिरी में सबसे लास्ट स्थान पे रहा है। और इसी के साथ साथ जो है चीन और अमेरिका, चीन का स्थान 51 है और अमेरिका का स्थान 52वां है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 8वां है और चीन की रैंकिंग 51वां और भारत का 52वें स्थानों पे है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 63। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है। हमारा अगला पॉइंट है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नताशा पर्क। नताशा पर्क मशहूर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा नताशा पर्क। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किए गए। तो हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से शरद कमल को सम्मानित करने की घोषणा किया गया। उन्हें यह जो पुरस्कार है 30 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2022 में और 7 प्रशिक्षकों को, 7 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे यह जो खेल पुरस्कार है।
कुल मिलाकर के 37 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से एक अर्जुन पुरस्कार 25 को मिलेंगे और 7 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है प्रशिक्षकों यानी कि कोच को दिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड संबंधित है किससे, प्लेयर से, प्रशिक्षक से। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षक यानी कि कोच। तो द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार 2 भागों में मिलेगा, एक नियमित वर्ग में मिलेगा और दूसरा आजीवन काल में मिलेगा। तो नियमित वर्ग में 4 लोगों को मिलेगा और आजीवन में 3 लोगों को मिलेगा। तो द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित वर्ग में किनको किनको मिलेगा, आइए देखते हैं। तो जीवन जोत जो कि तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं और मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुमा सिरूर पैरा शूटिंग के प्रशिक्षक हैं और सुजीत मान कुश्ती के। तो इन 4 लोगों को जीवन जोत, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिरूर और सुजीत मान, इन 4 को नियमित वर्ग में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और वहीं आजीवन वर्ग में दिनेश लाड, विमल घोष और राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दिनेश लाल का संबंध क्रिकेट से है, विमल घोष का फुटबॉल से और राज सिंह को कुश्ती से है। ध्यानचंद अवार्ड अश्विनी अंकुश, ध्यानचंद अवार्ड जो है अश्विनी अंकुश जी एथलेटिक्स हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी और नीर बहादुर गुरंग पहला एथलेटिक्स। तो इस बार का ध्यानचंद अवार्ड जो है अश्विनी अंकुश, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर सुरंग को दिया जाएगा। एक और है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया एंटरप्राइजेस और कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख की स्की स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किनको किनको दिया जाएगा, तो ट्रांस ऑस्ट्रेलिया एंटरप्राइजेस, कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख की स्नी बोर्ड एसोसिएशन को दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से किन्हें सम्मानित किया जाएगा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को सम्मानित किया जाएगा। चलते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब तक पहुंचने में लगे 12 साल। वैश्विक जनसंख्या जो है 7 से 8 अरब पहुंचने में 12 साल लग चुके हैं। अभी वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या जो है 8 अरब तक पहुंच चुकी है। 30 साल पहले के मुकाबले में 9 साल बढ़ी मानव की औसत उम्र। मानव का जो औसत उम्र होता है, जो जीवन काल होता है, पहले की तुलना में 9 साल बढ़ चुकी है। पहले जो है 72.8 साल तक था, जो कि अब बढ़ करके हो गई है 77.7 साल। तो अब जो हम हैं 72 साल से बढ़ करके 77.2 साल हम जिएंगे। हमारा अगला पॉइंट है वर्ष 2023 तक चीन को पीछे छोड़ेगा भारत। यानी कि भारत जो है जनसंख्या मामले में चीन को पीछे छोड़ने वाला है। तो वर्ष 2023 तक जो है भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत चीन को पीछे छोड़कर साल 2023 तक सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। विश्व की आबादी 2080 के आसपास लगभग 1040 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान रखा गया है। हमारा अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा प्रवासी पाकिस्तान से निकले। 2010 से 2021 के दौरान 1.65 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपना देश छोड़कर दूसरे देश में प्रवास किए। इसके बाद भारत से 35 लाख, बांग्लादेश से 29 लाख, नेपाल से 16 लाख और श्रीलंका से 10 लाख लोग दूसरे देशों में चले गए। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रवासी वाले देश कौन हुए, तो पाकिस्तान। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक आबादी वाला देश कब तक बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2023। इसी के साथ आज के करेंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है, अगर आप करेंट अफेयर की MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नौकरी करियर पर अवेलेबल करा दिया गया और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।